जय भीम। नमस्कार। आप देख रहे हैं बहुजन नायक। 1952 के पहले आम चुनाव में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सोशलिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे थे। 25 नवंबर 1951 को मुंबई के शिवाजी पार्क में दोनों पार्टियों का एक संयुक्त जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें 2 लाख से अधिक लोग इकट्ठा हुए थे। उसमें बाबा साहब जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नेहरू ने परसों हुई सभा में मेरी आलोचना का जवाब देने की कोशिश नहीं की, सो उस बारे में मैं अगर बोलूं तो अनुपयुक्त नहीं होगा। कांग्रेस की मैं जिस प्रकार से आलोचना करता हूं, उसी प्रकार की आलोचना मैंने अपने इस्तीफे में भी लिखी थी। उसके बाद कई दिन बीत गए। नेहरू ने कभी मेरी आलोचना का जवाब देने की कोशिश नहीं की। लोकसभा में भी मेरे निकल जाने के बाद 6 बजे उन्होंने उनके और मेरे के बीच हुए पत्राचार को ही पढ़कर सुनाया। मेरे द्वारा जगह जगह हुए दौरे में भी उन्होंने इस संदर्भ में कोई खुलासा नहीं किया। परसों के भाषण में उन्होंने कहीं कुछ नहीं कहा। कांग्रेस पर मेरे 2 मुख्य आरोप हैं। पहला आरोप यह है कि कांग्रेस सरकार ने अस्पृश्यों की उन्नति के लिए कुछ काम नहीं किया। नेहरू का कहना है कि मेरा यह आरोप झूठा है, लेकिन यहाँ सवाल किसी के राय की नहीं है, वास्तविक स्थितियों का है। दुनिया नहीं मानती कि केवल जवाहरलाल नेहरू ही सत्यवादी हैं और दुनिया में कोई और सत्यवचनी नहीं है। कम से कम मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। मेरी बात को नेहरू सिर्फ एक तरीके से स्पष्ट कर सकते थे। अस्पृश्यों के लिए उनकी सरकार ने क्या किया, यह बताकर। असल में उन्हें कांग्रेस द्वारा अस्पृश्यों की उन्नति के लिए किए गए कामों का वास्तविक ब्यौरा देने वाले परिपत्र जारी करना चाहिए था। कम से कम उनके सरकारी दफ्तर में तो इस बारे में जानकारी उपलब्ध होगी। मुंबई आने से पूर्व और मेरे सवाल का जवाब देने से पहले उन्होंने अपने संबंधित विभागों से लेकर यह जानकारी अपने साथ क्यों नहीं रखी। मैंने जो परिपत्र निकाले थे उस समय पर उन्हें खत भेजे थे, वे उनके पास ही होंगे। मेरे पास उनकी प्रतियां तो हैं ही, इसलिए मेरा नेहरू से इतना कहना है कि उनमें जो सवाल उपस्थित किए गए हैं उनका वे जवाब दें। मेरा दूसरा आरोप है कि उनकी विदेश नीति को लेकर मंत्रिमंडल में था, उस दौरान मैंने इस सिवाय कुछ नहीं कहा, ऐसा नेहरू का कहना है। पहली बात तो यह है कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक संविधान के काम में मैं व्यस्त था, इसलिए उस दौरान नेहरू के साथ विदेश नीति पर चर्चा करने के लिए मुझे समय नहीं मिला और उस समय मैंने नेहरू के साथ बातचीत भी नहीं की। इसलिए आज इस विषय में मेरा कुछ कहना गलत कैसे हो जाता है। ठीक है, उस वक्त मेरा इस बारे में बात न करना गलत होगा, लेकिन उसे आधार बनाकर आज जो मुद्दे मैंने उठाए हैं उन्हें आप दरकिनार नहीं कर सकते। मैंने उसी समय यह बात क्यों नहीं उठाई या उसी वक्त मैंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, यही अगर जवाहरलाल नेहरू सुझाना चाहते हैं तो मैं उन्हें यह बता दूं कि मंत्रियों को तारतम्य में बड़े बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। हर मुद्दे पर अगर इस्तीफे देने पड़े तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मतभेद के बावजूद मैं मंत्रिमंडल में रहा, क्योंकि मुझ पर राष्ट्र का संविधान निर्माण करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। मेरे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। मेरी कर्तव्य बुद्धि मुझसे कह रही थी कि उस जिम्मेदारी को निभाना है।
उस काम को लात मारकर बाहर निकल जाना चाहिए कहने वाले शख्स की पागल ही कहना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इस प्रकार हास्यास्पद बातें करने के बजाय कश्मीर की समस्या या फिर विदेश नीति के बारे में मेरे वक्तव्यों को कसौटी पर कसकर देखिए, उनके जवाब देने की कोशिश कीजिए। नेहरू यानी कांग्रेस यह केवल भ्रम है। नेहरू सपने देखने वाले और भोले हैं। कांग्रेस वाले भी नेहरू के साथ नहीं हैं। इस बात के कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। कांग्रेस के अध्यक्षीय चुनाव के लिए टंडन के खिलाफ कृपलानी के बीच का मुकाबला का असली रूप पटेल के खिलाफ नेहरू का था। पहले नेहरू ने शंकरदेव को हाथ में बरमाला लेकर खड़े रहने के लिए मनाया। फिर जब देखा कि इस वर के साथ ब्याहने के लिए कोई कन्या नहीं मिलेगी, तब कृपलानी को खड़ा किया। आखिर कृपलानी भी हार गए, यानी यह नेहरू की ही हार थी। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद नेहरू ही कांग्रेस के इकलौते नेता बनकर उभरे। इसके बावजूद कांग्रेस नेहरू के पीछे आकर खड़ी नहीं हुई। बंगलौर कांग्रेस में नेहरू के हाथ में सारी सत्ता सौंपने की सूचना उन्हीं के एक दिल्ली के दोस्त ने दी। हालांकि उसे समर्थन देने के लिए कोई भी नहीं मिला। नेहरू द्वारा इस्तीफा देने की धमकी दिए जाने के बाद भी टंडन द्वारा इस्तीफा देने की जरूरत नहीं होने की बात कांग्रेस कार्यकारिणी ने कही। इसका मतलब यही है कि नेहरू के कांग्रेस से चले जाने से भी कांग्रेस की कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन बाद में चुनाव सामने आए और अकस्मात यह तस्वीर पलट गई। किसी मशहूर अभिनेत्री के कारण सिनेमा में और कुछ न होने के बाद भी उसकी मांग बढ़ती है। कांग्रेस वालों को चुनाव जीतने के लिए टंडन कोई खास अभिनेत्री नहीं लगे। इसलिए मैं नेहरू से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज कांग्रेस वाले आपके साथ हैं, सो किस कारण से है? आपसे उन्हें प्रेम है या इसलिए फिर चुनाव जीतने के लिए आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं? इसलिए मैं अगर नेहरू के जगह होता तो मेरे मन में यही सवाल पैदा होता। 4 साल में कांग्रेस वालों के साथ था। उनके दल के दर कोने में होने वाली बातों की लोगों के नेहरू के बारे में क्या बोलते हैं, इस बारे में मुझे नेहरू से अधिक जानकारी है। जो लोग कहते हैं कि देश में कांग्रेस ही एक सुसंगठित दल है और कोई दूसरा दल स्थिर सरकार नहीं दे सकता, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस में जो अव्यवस्था मची है उसे अगर छोड़ भी दे तो भी क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक राय है? मुझे लगता है कि चुनाव के बाद विवाद और उभर कर सामने आएगा। मेरा तर्क यह है कि खुद राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू में भी फिलहाल ठनी हुई है। मेरा तर्क है कि खुद राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू में भी फिलहाल ठनी हुई है। आपस में गले मिलते हुए उनके जो फोटो छपे हैं, केवल वे नागरी संस्कृति की झूठी औपचारिक सभ्यता है। हिंदू कोड को लेकर उनमें जो मतभेद हैं वे भी सामने आ चुके हैं। साथ ही पहले एक बार राष्ट्र अध्यक्ष कौन बनेगा तय करते वक्त भी उनके बीच मतभेद उभर कर सामने आए। तब जवाहरलाल नेहरू ने राजा जी का और पटेल ने राजेंद्र प्रसाद का समर्थन किया था। चुनावों के बाद एक बार फिर इस बात पर आपसी मतभेद का उभरना तय है। कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस के बारे में क्या कहते हैं, इसी से कांग्रेस में कितनी गंदगी फैली है यह ध्यान में आता है। खुद टंडन जी ने कांग्रेस का टिकट लेने से साफ मना कर दिया। बाबू संपूर्णानंद ने भी यही किया। संपूर्णानंद ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति गटर की राजनीति हो गई है।
छल कपट और धोखेबाजी के सिवा उसके पास कुछ नहीं है। जवाहरलाल नेहरू की राय का मुझे अभी अंदाज़ा नहीं लग पाया है। मैं इस सवाल का निश्चित तौर पर जवाब नहीं दे पाऊंगा कि वे कम्युनिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं या पूंजीवादी हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि वह आमतौर पर प्रगतिवादी हैं। इसलिए उनके सहयोगी मिस्टर किदवई जब कांग्रेस से निकले थे तब मैंने उनसे कहा था कि अगर आप नेहरू को लेकर पार्टी छोड़ेंगे और सोशलिस्टों जैसे प्रगतिशील पार्टियों के साथ सहयोग करेंगे तो मैं भी आपसे आकर मिलूंगा। लेकिन वे कीचड़ में धंसे और इसका कोई क्या करे। किदवई में राजनीति अंश मात्र के लिए भी दिखाई नहीं दी। जनतंत्र में किसी पार्टी के हाथ पूरी सत्ता नहीं होनी चाहिए, इसलिए विपक्ष की बहुत ज़रूरत होती है। इसके लिए हम सोशलिस्ट और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन मिलकर एक मजबूत विरोधी मोर्चा खोलने की बात तय कर रहे हैं। हमें भले कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद हो, लेकिन हमें काफ़ी समानताएं हैं और ख़ासकर यह है कि हमें इस प्रकार देश हित की साधना करनी है। देश में भले हम अपनी सरकार की स्थापना न कर पाए, मजबूत विरोधी दल हम खड़ा करना चाहते हैं। भाषा के आधार पर प्रांतों की रचना में भी हमें झगड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई शहर को महाराष्ट्र से अलग करने के खेल खेले जा रहे हैं। नेहरू की राय भी इस मामले में महाराष्ट्र के प्रतिकूल है। हैदराबाद के विलीनीकरण के लिए नेहरू का विरोध है, इसलिए यह एक बड़ी गड़बड़ी की साजिश होने वाली है।